हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग। सिविल स्टाफ टीचिंग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें कि हम आपके साथ DSSB TGT एग्जाम के रीजनिंग के सवाल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ रखे हैं। तो चलिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं, उसी से आप आने वाले पेपर के लिए तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए पहला सवाल आप सबके सामने है कि हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर। ये नंबर आपको दिया है, ईच ऑफ विच इज एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर, जो कि शुरुआत से उतनी ही दूरी पे है जितना कि वो रीअरेंज करो अगर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज होने के बाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो नंबर उसने दिया है वो क्या है, 925471 तो अगर आप इसको अरेंज करते हो असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले क्या आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 9। तो अरेंज करने के बाद ऐसी कितनी डिजिट्स है जो अपनी ही जगह पे आ रही है। तो आंसर इसका क्या होगा, देखो एक ही डिजिट है जो अपनी जगह पे आ रही है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जिसमें कि क्या लिखा है कि एक ही ऐसी डिजिट है जो कि अपनी खुद की जगह पर आपको मिल रही है। ओके, तो आंसर आपके सामने है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप सब, आपको उसने बोला कि फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ओके, हाँ जी, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताने के लिए अगर आप इन नंबर्स को लिखो, ये आपके पेपर का ही सवाल है, तो 20, 9, 11, उसके बाद 20, उसके बाद 31, उसके बाद डैश और उसके बाद 82। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि नंबर्स जो है वो बहुत ही नॉर्मल स्पीड से बढ़ रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। इतने सारे नंबर्स आ गए पर 100 को अभी उसने क्रॉस ही नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको गैप्स भी अगर आप निकालते हो और थोड़ा सा अगर आपका ध्यान चला जाए ना, ये देखो 9 और 11 को ऐड करके कितना बनता है, 20 बनता है। तो असल में दो नंबर्स को ऐड करके आपका नेक्स्ट नंबर तैयार हो रहा है। 11 और 20 को ऐड करते हो तो कितना बनता है, 31। 20 और 31 को ऐड करते हो तो कितना बनता है, 51। 31 और 51 को ऐड करते हो तो कितना बनता है, 82। यानी दो दो नंबर्स को जोड़िए और आपका अगला नंबर जो है वो तैयार हो रहा है। और इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो ये है आप सबके सामने एक पजल, एक बहुत छोटी सी पजल जो आपके पेपर में आ रखी है। तो अब यहां पे उसने आपको क्या बोला, देखो among B, F, J and W each having a different weight, सबका अलग अलग वेट है। F is heavier than only J, F जो है वो सिर्फ J से हैवी है। ठीक है, तो यहां पे हम अगर हैवी इस साइड लिखें, ठीक है, तो लाइट जो है वो हम इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो F is heavier than only J, F हैवी है किससे, सिर्फ J से, यानी F सिर्फ J से हैवी है, बाकी सबसे लाइट है। और कितने लोग हैं यहाँ पे, 4 लोग हैं, है ना, B, F, J एंड W। ठीक है, यहाँ पे आपके लिखे 4 हुए, वैसे 5 लोग हैं, K भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लोग आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 लोग आएंगे। उसके बाद उसने लाइन दिया कि B is heavier than only J। ठीक है, B जो है वो सिर्फ J से हैवी है। ठीक है, B is heavier than only J। और फिर उसने ये भी बोला है कि B is heavier than F, B जो है वो F से भी हैवी है, तो B जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, B जो है वो हैवी है किससे, F और W से, पर K से लाइट है। तो अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन जो है किस तरह से निकालेंगे, तो देखो हम थोड़ा सा ना यहाँ पे पहले 5 पोजीशंस ही बना लेते हैं और जो ये वाली लाइन है जिसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसी से शुरू करते हैं। तो B हैवी है किससे, F और W से, और B लाइट है किससे, K से। B जो है वो हैवी है किससे, F और W से, और B लाइट है किससे, K से। ठीक है, और B इज हैवियर देन J, B J से भी हैवी है
और F जो है वो भी J से हैवी है, ठीक है, तो J आपका लास्ट में आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको फिल करते हो यानी K, B, F, W और J, तो आपसे उसने पूछा कि थर्ड हैवीएस्ट कौन है, तो थर्ड हैवीएस्ट आप सबके सामने है जो कि B है, क्योंकि B से हैवी जो है उसने क्या बोला, B जो है वो F से भी हैवी है, W से भी हैवी है, J से भी हैवी है, तो B तो इधर ही आएगा, और जो F है वो W से भी हैवी है और J से भी हैवी है, ठीक है। तो बस फिर थर्ड नंबर पे हमारा कौन आ रहा है, F आ रहा है, और आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत अच्छी पजल आई थी आपके DSSP के एग्जाम में। चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन है, जो तो आता ही आता है आपके पेपर में। तो उसने आपको बोला कि इन अ सर्टेन कोड ट्राइड इज रिटन एज 53126, ठीक है, और दूसरा ऑर्बिट इज रिटन एज, ऑर्बिट को आप क्या लिख रहे हैं, 73915, ठीक है। तो अब यहां पे उसने आपसे पूछा कि बताइए बोर का आंसर क्या होगा, BORE का आंसर क्या होगा। तो अगर आप ट्राइड और ऑर्बिट में देखो कि कॉमन क्या आ रहा है ना, तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो देखो R अल्फाबेट जो है वो दोनों में आ रहा है, R इसमें भी आ रहा है और R इसमें भी आ रहा है ना, R वाला अल्फाबेट जो है वो दोनों में मिल रहा है। अच्छा और कोई देखना है, I देखो, I भी दोनों में आ रहा है, I की जगह पे देखो 1 है ना, ये भी दोनों में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R दोनों में आ रहा है, I दोनों में आ रहा है, और उनकी जगह पे, उनकी पोजीशन पर आपका अल्फाबेट भी सेम है। तो अगर अल्फाबेट भी सेम है दोनों की पोजीशन पे, तो मतलब ये फिक्स का केस है, जिससे कि आप B का कोड पता कर लीजिए। B का कोड होगा 9, O का कोड कितना होगा 7, R का कोड कितना होगा 3 और E का कोड कितना होगा 2। तो आंसर इसका क्या बनेगा, देखिए 9732, यानी आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, ये देखिए यहां पे उसने आपसे क्या पूछा कि आपको ना यहां नंबर्स दिए हैं 4 ऑप्शंस में, जो कि हैं 14, 18, 24 और 36। उसने बोला इन 4 में से 3 जो है वो एक जैसे हैं और इसीलिए वो एक ग्रुप भी बनाते हैं, ठीक है, दे फॉर्म अ ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है अगर आप ध्यान से देखो, ये ग्रुप कौन बना रहे हैं और उस ग्रुप से बाहर कौन हो रहा है। देखो ये सारे 2 के मल्टीपल्स है, पर अगर मैं 3 से देखूं, देखो 18 आता है, 3 6 18, 3 8 24, 3 12 36, पर 14 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा रूल क्या बना, मल्टीपल्स ऑफ 3 का, कि 3 के मल्टीपल्स के रूल से हमें पता लगा कि आंसर हमारा क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 14, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCDEF and G they are sitting in a row facing north, है ना। आपको मैंने बोला कि आपके पेपर में अच्छे, मतलब जैसे कि आप देख रहे हो अरेंजमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं, और ये पेपर के ही सवाल है, ये तो मैंने आपको बता ही दी है, सारे आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो ये आपके पेपर में आ रखे हैं। और ये वाले जितने भी क्वेश्चंस है ना, ऐसे पजल्स वाले, ये मोस्टली बच्चा छोड़ आता है, बट आप इन सेशंस में इतने सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको छोड़ने की जरूरत है। और ऊपर से आपको इन PYQ सेशंस में ये पता लग जाएगा कि इनका लेवल क्या है। तो चलिए, ये आपको दिए हैं ABCDEF and G दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग रो में बैठे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रो बनाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग बिठा दिए एक रो में, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, E is 4th to the right of G, G को मैं लिखूं अगर, और देखो ये सारे नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग का लेफ्ट और राइट जो है वो इस तरह से होगा। तो G के राइट में 4th पोजीशन पे आपने किसको बिठाना है, E को बिठाना है। G के राइट में 4th पोजीशन पे आपने E को बिठाना है। और उसके बाद उसने बोला F is to the immediate right of E, E के राइट में कौन आएगा, F आएगा। तो इसको हम फिल करके देखते हैं। देखो पहले तो G के बाद 3 जगह छोड़ के आपने E और F को लिखा, ये एक पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी G के बाद आपने 3 जगह छोड़ के आपने E और F को लिखा, ठीक है।
क्योंकि आपको यहाँ पे उसने जो नंबर ऑफ पर्सन दिए है ना वो जो है 7 है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है डाउट। उसके बाद उसने यहाँ बोला आपको कि सी इज नेबर ऑफ बी एंड डी, और ये भी दिया हुआ है कि पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड्स, कि डी के लेफ्ट में, हाँ जी ये लाइन वैसे हमें शुरू में उठा लेनी चाहिए थी बट कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। उसने बोला कि डी के लेफ्ट में जो थर्ड पर्सन है वो एंड पे होगा, यानी डी जो है वो लेफ्ट एंड से चौथे नंबर पे है, तो लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 डी को हमने यहां लिखा, और ऊपर वाले केस में 1 2 3 4 डी को हमने यहां लिखा। और फिर ये जो एक लाइन है कि सी जो है वो नेबर है किसका, सी बी और डी के साथ है, सी बी और डी के साथ है। ये हम किस तरह से करें, मतलब डी का नेक्स्ट सी और सी का नेक्स्ट बी बिठाना है। ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में तो ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि डी के नेक्स्ट अगर मैं इधर सी बिठाऊं तब भी उससे आगे बी नहीं लेके जा सकते, और डी के इधर वाले नेक्स्ट पे अगर मैं सी बिठाऊं तो उससे आगे बी नहीं आ सकता। तो डी का नेक्स्ट सी और सी का नेक्स्ट बी जो हमें करना है वो यहीं पे करना पड़ेगा, और फिर आपका ये वाली जगह जो बचती है यहाँ पे एक ही पर्सन बचेगा जिसका नाम क्या है, ए है। तो ये आपका पूरा का पूरा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। और पेपर में जब ये सवाल आया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है जिस वजह से एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता, आपसे इकट्ठा ग्रुप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। हाँ जी ये आपका अरेंजमेंट है। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा गया वो क्या है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, ए की पोजीशन क्या है। तो देखो ए कहां पे है, एंड पे है, तो एक्सट्रीम वाला ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। तो देखो ये होता है आपका लेफ्ट एंड और ये होता है आपका राइट एंड, ठीक है। तो ये जो है वो एक्सट्रीम राइट में है, ए जो है वो एक्सट्रीम राइट में है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। सी के लेफ्ट में कौन है, तो देखो सी के लेफ्ट में ये रहा सी, और सी का लेफ्ट है इस तरफ, तो सी के लेफ्ट में जी और बी है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। इसका फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके चलो तो आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसने पूछा हु आर नेबर्स ऑफ बी, आपके सामने है कि बी के नेबर में कौन है, सी और जी, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी सी एंड जी। ओके चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। Which of the following statements is definitely false, कौन सा definitely false है, ठीक है। तो पहले उसने बोला, पहले तो ये गलती हमसे हो जाती है, हम पढ़ते नहीं है, हम मान लेते हैं कि उसने ट्रू पूछा है, कि बहुत कॉमन मिस्टेक है जो इस क्वेश्चन में भी बच्चों ने बहुत करी थी। तो देखा करो सही बताना है कि गलत बताना है, ठीक है। तो चलिए जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो देखो ये नॉर्थ फेसिंग है, इसका लेफ्ट और राइट ऐसे होगा, तो उसने बोला जी जो है वो लेफ्ट में है बी के, तो जी जो है वो बी के लेफ्ट में है, ये तो सही है ना। फिर उसने बोला एफ है सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में सेकंड कौन है, एफ है, ये भी सही है। फिर ए इज एट वन ऑफ द एंड्स, ये भी सही है। और फिर ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ई जो है वो डी के लेफ्ट में है, नहीं ई डी के राइट में है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही जवाब क्या है, डी ऑप्शन, क्योंकि ये आपका डेफिनेटली फॉल्स है। ओके चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, हाउ मेनी टूज नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 3 बट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4 आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज। आपके सामने कितने 2 हैं जो कि नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय 3 है, जिनके पीछे 3 नहीं है,
बट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4 है, जिनके बाद में 4 आ रहा है। फॉलोड का मतलब होता है आगे, प्रिसीडेड का मतलब होता है पीछे। तो ये कितनी बार हो रहा है ये आपको बताना है। तो आपने चेक करने हैं हर 2 और 4 को कि उस 2 से पीछे 3 ना हो। ठीक है, तो ये पहला 2 और 4, ये देखो ये रहा, इस 2 से पीछे 4 है ना, तो ये हमने ले लिया। अगला ऐसा सा कोई 2 4 है, ये रहा, पर इससे पीछे 3 है, इसको नहीं लेना। ये वाले 2 4 से पीछे भी 3 आ रहा है। या आगे देखो, ये वाले 2 4 से पीछे भी 3 आ रहा है। ये वाले 2 4 से पीछे 4 है, तो ये भी हमने ले लिया। अगला ये वाला 2 4 जो है, इससे पीछे 3 है, ये नहीं लेना। तो आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन 2। ओके, इसका सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये कैलकुलेशन वाला है, इसमें भी मैं आपको एक चीज बताने वाली हूं, पर चलो पहले पूरा डिकोड कर लेते हैं। उसने बोला 12 + 6 डिवाइड 3 - 2 मल्टीप्लाई 8। हमें कैसे बदलना है देखिए। अब वो कह रहा है कि प्लस का मतलब अगर डिवाइड है तो जहां पे प्लस है वहां पे आ जाएगा डिवाइड। उसने फिर कहा डिवाइड का मतलब अगर माइनस है, डिवाइड का मतलब माइनस, माइनस का मतलब अगर मल्टीप्लाई है, जहां पे माइनस है तो वो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का मतलब अगर प्लस है, जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे प्लस होगा। ठीक है, तो अब ये हम सॉल्व जब करेंगे, जैसे कि 12 डिवाइडेड बाय 6 -3 मल्टीप्लाई 2 + 8 आपका बनता है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि रूल कौन सा हमें फॉलो करना है। इसको सॉल्व करने का जो रूल है वो क्या होता है? बॉडमास का रूल, जिसमें डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड, यानी बी जो होता है उसका मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, और उसके बाद आखिर में हमेशा आप क्या करते हो? सबट्रैक्ट करते हो। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करना है। तो ये देखो कर दिया हमने, 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ गया? 6। फिर हमने करना है मल्टीप्लाई, ये लो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 2 6, तो 6 - 6 + 8 बनता है। फिर हमने करना है ऐड। ऐड किसको करेंगे? देखो ये 6 है, ये 8 है ना। तो वैसे तो आप एक चीज देखो, प्लस माइनस तो हम कर ही लेते हैं, वहां इतना सोचने की जरूरत नहीं होती कि पहले प्लस करे कि माइनस करे, है ना। तो यहाँ पे ये +6 है, ये -6 है, ये हो गया कैंसिल, है ना। ये दोनों अगर आप देखो ये क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है ना। तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या? 8, और इसका आंसर क्या होगा? 8। अगर आप प्रॉपर करते तो भी ऐसे ही होना था। देखो ये +8 है, ये +6 है, तो 8 + 6 कितना हुआ आपका? 14। 14 में से -6 करोगे तो 8 आएगा। पर ऐसे करने से थोड़ा जल्दी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, और इस हिसाब से आपका आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ब्लड रिलेशन का। उसने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है पेपर में एक सवाल, पॉइंटिंग टू सतीश, सतीश की तरफ इशारा करते हुए अशोक सेड, अशोक ने बोला। ही का मतलब क्या है? ही मतलब जिसकी बात हो रही है, जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, और इशारा किसकी तरफ हो रहा है? सतीश की तरफ। इसका मतलब क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो माय से लेके यहां तक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, है ना, तो माय कौन है? स्पीकर, स्पीकर कौन है? अशोक। ठीक है, सतीश जो है वो क्या है? अशोक का। तो माय से सॉल्व करते हैं। अशोक खुद को मान लीजिए माय सिस्टर, मेरी बहन का ओनली ब्रदर, यानी मैं और मेरा बेटा, यानी सतीश जो है वो अशोक का बेटा है। तो उसने आपसे क्या पूछा? हाउ इज सतीश रिलेटेड टू अशोक? तो आंसर आपका क्या होगा? सन, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, आपको यहां पे बताना है ऑड वन आउट। तो देखिए इस सवाल को, टोमेटो, एप्पल, ऑरेंज और पोटैटो, इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है? देखो एप्पल और ऑरेंज दोनों फ्रूट्स है, ये तो हमें पता है ना। जो एप्पल है और जो ऑरेंज है ये फ्रूट्स है, इस चीज का हमें अच्छे से पता है। तो टोमेटो और पोटैटो में अगर आपको कंफ्यूजन है तो देखो टोमेटो जो है वो फ्रूट्स में ही आता है, पोटैटो होगा ऑड वन आउट। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये थोड़े जीके वाले भी ऑड वन आउट आपके पेपर में आपको मिल जाते हैं।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पे भी उसने आपसे यही पूछा है कि बताइए ऑड वन आउट कौन सा होगा, बट यहाँ पे आपको उसने दिए हैं अल्फाबेट्स। तो जैसे एस और यू है, एस से यू कैसे आता है, एस टी यू +2 करके। बी से डी कैसे आता है, देखो +2 करके। पी से एन कैसे आता है, P 16 होता है, N 14 होता है, ये -2 हो रहा है। और W से Y कैसे आता है, +2 करके। तो बस फिर ऑड वन आउट आपके सामने है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, यानी PN। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने आपके साथ आपके DSSP के जितने भी PYQs आपके हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ एवरी वीक, है ना। तो अगले वीक भी हम मिलेंगे इसी तरह से और PYQs डिस्कस करेंगे जो आपके DSSP TGT एग्जाम के पेपर में आ रखे हैं। और एंड में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।